प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। पीके ने मनोज भारती को अपना वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है। इस वीडियो में हम जनसुराज पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे और जानेंगे कि जनसुराज के लिए प्रशांत किशोर की राजनीतिक रणनीति क्या है। प्रशांत किशोर ने राजनीति के लिए बिहार को ही क्यों चुना, जनसुराज पार्टी का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव होगा, लोग जनसुराज के बारे में क्या सोचते हैं और बिहार के मौजूदा राजनीतिक दलों के मुकाबले जनसुराज की सोच कैसी है। और आगे देखेंगे प्रशांत किशोर का बिहार के लिए विजन क्या है और उनकी नई पार्टी जनसुराज को किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम अभय है और आप मुझे संपन्न भारत पर देख रहे हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर का बिहार के बक्सर से उठकर देश के सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। आपको यह जरूर देखना चाहिए कि कैसे वह बक्सर से पढ़ाई करने के बाद हैदराबाद गए और फिर साउथ अफ्रीका में एक वेल सेटल्ड नौकरी छोड़कर वह इंडिया आए और मोदी से मिले और फिर कुछ सालों में ऐसे काम किए जिसने उन्हें प्रशांत किशोर से पीके बना दिया और उनके नाम के साथ ग्रेट एंड शार्प का लेबल भी लगा दिया। अब 2022 से बिहार की गलियों में घूम रहे प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी का ऐलान कर दिया है। वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में प्रशांत ने बड़ी रैली भी की। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर मनोज भारती को जिम्मा सौंपा गया। आगे हम मनोज भारती के बारे में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जनसुराज के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। 2 मई 2022 को प्रशांत किशोर के एक ट्वीट से यह चर्चा शुरू हो जाती है कि वह बिहार में एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन 5 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीके ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया था जिसके आने वाले दिनों में क्या परिणाम होंगे और उससे बिहार की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा, यह चर्चा की बात बन गई थी। पीके ने 5 मई 2022 को ऐलान किया कि वह बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और लोगों को अपने संगठन से जोड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा के समय पार्टी बनाने की बात पर वह लोगों से राय भी लेंगे। लोगों ने उस समय कई बातें कही, जैसे प्रशांत किशोर का काडर तैयार नहीं था तो वह अगर पार्टी बनाते तो बड़े नेताओं को कैसे टक्कर दे पाते, उनसे कैसे लड़ते। प्रशांत किशोर के पास उस समय तक किसी जाति या वर्ग का समर्थन भी नहीं था। वह ब्राह्मण समाज से आते हैं जिसकी आबादी बिहार में केवल 5% मानी जाती है, लेकिन यह 5% लोग भी उनकी पार्टी का समर्थन क्यों ही करते। बिहार के 80% लोग जो पिछड़े और दलित समुदाय से हैं, वह इस प्रदेश की राजनीति के नब्ज है और नब्ज तक पहुंचने में जल्दीबाजी नहीं, धैर्य की जरूरत थी। और बिहार की पॉलिटिक्स में ऐसा कहा भी जाता है कि यहाँ नए पौधे जल्दी नहीं पनपते, जैसे कभी लालू तो कभी नीतीश या उनकी पार्टी। इसी के आगे पीछे आपको बिहार की पूरी राजनीति दिखेगी और पॉलिटिकल फेस बनने के लिए पीके को मेहनत भी करना था, क्योंकि उनके पास ना मोदी और लालू जैसी स्ट्रगल स्टोरी है और ना राहुल अखिलेश जैसा बैकग्राउंड। तो कुछ बनाने के लिए उन्हें काम करने की जरूरत थी। 2022 में उन्होंने पार्टी बनाने का फैसला टालकर अच्छी रणनीति अपनाई, लेकिन अब जब उन्होंने पार्टी की शुरुआत कर दी है तो सवाल यह है कि क्या यह सही समय था। क्या पीके अब पॉलिटिकल पार्टी चलाने के सभी फॉर्मूलों को तैयार कर चुके हैं? इसका सटीक जवाब तो अभी नहीं है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वह एक बार पार्टी का प्लान टाल चुके हैं और 2 साल बाद इसकी घोषणा कर रहे हैं, तो वह इसके बारे में वह खुद को तैयार समझ रहे होंगे। दूसरा जवाब है बिहार का विधानसभा चुनाव, जिसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। अगले 2 महीने में चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां दिखने लगेंगी। तो प्रशांत किशोर का पार्टी के ऐलान का फैसला उनको इस चुनाव की तैयारी शुरू करने में एक कदम होगा। हालांकि इस चुनाव में वह किस गठबंधन या पार्टी के साथ दिखते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। साल 2014 में पीएम मोदी के साथ काम करने के अलावा पीके ने 2015 में नीतीश कुमार, 2017 में पंजाब में अमरिंदर सिंह, 2017 में राहुल गांधी के साथ यूपी में काम किया, 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, 2019 में ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, 2021 में तमिलनाडु में एमके स्टालिन और 2021 में ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चुनावों में काम किया। तो अगर अनुभव और स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर उनकी पारी देखें तो वह बहुत शानदार रही है। पीके ने जिन लोगों के साथ भी काम किया उसमें 80% लोगों को जीत मिली और बाकी के 20% लोगों की भी छवि जो है काफी बेहतर हुई। लेकिन जनसुराज में दूसरे के लिए काम नहीं करना है, अपनी पार्टी है तो जिम्मेदारी बड़ी है। देखना यह है कि पीके अपनी पार्टी के साथ लोगों को कैसे कनेक्ट करते हैं।
अगर आधिकारिक तौर पर माने तो जनसुराज अपने पद यात्रा के समय सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास के नारे के साथ लोगों के बीच जा रही थी। पीके ने यह बताया था कि इस यात्रा के मुख्य 3 उद्देश्य थे। पहला, सुझाव के आधार पर 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना। दूसरा, हर पंचायत के विकास के लिए 10 सालों की योजना बनाना। पंचायत की 3-4 प्रमुख समस्याओं को पहचान करना। और तीसरा, सही लोगों को पहचान करना और उन्हें लोकतांत्रिक मंच पर लाना। लेकिन अगर लोगों की माने तो पीके की इस यात्रा के पीछे की पूरी सोच अपने लिए राजनीतिक फील्ड को तैयार करना था और नए लोगों के मुकाबले पीके इसमें सफल होते भी नजर आ रहे हैं। पीके ने जनसुराज पार्टी के कार्यवाहक प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मनोज भारती को सौंपी है। मनोज भारती मधुबनी जिले के रहने वाले हैं, दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने IIT दिल्ली से MTech किया है। मनोज भारतीय विदेश सेवा में काम कर चुके हैं और कई देशों में भारतीय राजदूत रहे हैं। वह विदेश मंत्रालय में सचिव भी रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि भारती की गांधी और अंबेडकर के विचारों से भी काफी प्रभावित दिखते हैं। पीके ने इनको जिम्मेदारी सौंपकर कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है कि जनसुराज के पास योग्य और मजबूत लोग हैं जिनकी विचारधारा दलित और पिछड़े समाज के हितों वाली है। दूसरा, मनोज भारती का अनुभव पार्टी के काम आएगा और उनके संबंध कहीं ना कहीं पीके के लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनसुराज पार्टी का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, बिहार की राजनीति को एक नजर से देखेंगे तो बेहद सिंपल दिखती है। जैसे अलग अलग पार्टियों को अलग अलग वोटर्स की कम्युनिटी सपोर्ट करती नजर आती है। कहा जाता है कि दलित, यादव और मुस्लिम कम्युनिटी अक्सर राजद की तरफ दिखती है, तो मुस्लिमों में भी कुछ लोग नीतीश कुमार की पार्टी के साथ उनका सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर नजर थोड़ी और गहरी की जाए तो बिहार की राजनीति में पार्टियों के अलावा नेताओं का नाम और उनकी जाति सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। पीके के पास ब्राह्मण होने का टैग है, लेकिन बिहार के अधिकतर ब्राह्मणों का झुकाव भाजपा की तरफ देखने को मिलता है। लेकिन पीके को शुरुआत से ही दलित और पिछड़े लोगों को अपना मूल आधार बनाने वाली जो बातें हैं उनको ये करते हुए देखा गया है और अपनी 5000 किलोमीटर की पदयात्रा के साथ वह दलितों के बीच गए और उनकी बातें भी सुनी, जिसमें जिन गांवों में वह पहुंच रहे थे वहां के लोगों को एक मैसेज जरूर दे रहे थे कि जनसुराज उनकी बातों को जरूर सुनेगा। लेकिन अगर प्रभाव की बात करें तो इसका जवाब हमें आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। पीके ने अपने पार्टी के संविधान की बात भी साझा की है, जिसमें 5 नियमों की बात कही गई है। पहला, पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष और नेतृत्व परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। दूसरा, उम्मीदवारों का चयन अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों की तरह होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 6 संभावित उम्मीदवारों के नाम मार्च में सार्वजनिक किए जाएंगे और अंतिम उम्मीदवार नवंबर में घोषित किए जाएंगे। चौथा, जनप्रतिनिधियों को रिकॉल का अधिकार होगा। पांचवा, पार्टी के आधिकारिक ध्वज पर महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरें होंगी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए अपने विजन के बारे में भी बताया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का मुख्य उद्देश्य बिहार के लोगों की जिंदगी को सुधारना है। बिहार में शिक्षा, भूमि और पूंजी के माध्यम से गरीबी समाप्त की जाएगी। बिहार को अगले 10 वर्षों में 5 लाख करोड़ की आवश्यकता है ताकि यहाँ देश का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो 1 घंटे के भीतर शराब पर से बैन हटा देंगे, जिससे सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा और यह पैसा एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को हर महीने 2000 पेंशन। इसके साथ उन्होंने कई और बातें भी कही। लेकिन बिहार में शराबबंदी पर कई उनकी बातों पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आती रहती है। एबीपी न्यूज के एक रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी को लेकर अधिकतर महिलाएं पीके के इस विचार के खिलाफ दिखी हैं। वहीं कई विपक्षी नेताओं ने भी पीके की नई पार्टी को लेकर कई बातें कही हैं और उनके सामने कई चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की है। तो जनसुराज पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं यह भी देख लेते हैं। पीके का अभी कोई स्टैंड नहीं है कि वह एनडीए में जाएंगे या महागठबंधन इंडिया के साथ जाएंगे, और चुनाव में अगर वह मैदान में होते हैं तो इन बड़े और पुराने चेहरों के सामने उन्हें काफी दिक्कतें हो सकती हैं। प्रशांत किशोर को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना होगा, वो है जाति आधारित राजनीति। इसके अलावा उन पर नया होने का और फूट डालने वाला टैग भी लगेगा, तो वह सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी है। वैसे आप पीके और जनसुराज पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि
बिहार की इस नई पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि जन सुराज पार्टी और पीके बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहें संपन्न भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।